म्यूचुअल फंड में दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, एक रहता है ग्रोथ ऑप्शन और एक रहता है डिविडेंड ऑप्शन। तो आपने एसआईपी के थ्रू पैसे जोड़ लिए, इकट्ठा कर लिए और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू आपको पैसों को निकालते जा रहे हैं। कई लोग रहते हैं इनको अपने असेट्स नहीं पता, कई लोग हैं उनको अपने इंश्योरेंस का सम अश्योर्ड नहीं पता, तो देख के आज क्यों खराब कर रहे हैं। ये इनको खड़ा रखती है ताकि वो एक 500 रुपए वाला जो इन्वेस्टर है जिसने इन्वेस्ट किया है वो सुकून से सो सके। परामर्श मार्ग में आदित्य में आपका स्वागत है दोस्तों, लोग कहते हैं पैसों से दुनिया चलती है। पैसे हमें हर जगह काम आते हैं, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, कोई शौक हो, बच्चों की फीस हो या लाइफ के नॉर्मल खर्चे हो। इमरजेंसी में भी पैसे ही काम आते हैं ज्यादातर। पर होता क्या है, जब पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तभी लोगों को पैसे नहीं मिल पाते हैं या उनके पास अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम पैसे को अच्छे से सेव करें और उसे इन्वेस्ट करें। और पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें उसी को समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर विजय मीना, जो कि एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है। ये 150 करोड़ से ज्यादा का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं और इन्हें 21 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। धन्यवाद आदित्य जी आपके चैनल पे बुलाने के लिए। बिल्कुल। तो सर अब सीधा स्ट्रेट पॉइंट पे आते हैं। ये मैंने आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन तो दे दिया, हाँ जी, पर आपको इसमें इंटरेस्ट कब से आया? इंटरेस्ट इसमें कब से आया? हाँ, आप खुद से कब इन्वेस्टिंग में घुसे? क्या कुछ चाइल्डहुड स्टोरीज है इसके पीछे? देखिए, बेसिकली कहते हैं कि मेरे फादर रेलवे में क्लास 1 ऑफिसर थे। अच्छा। तो हमारे मीनाज में मोस्टली यही रहता है कि हम लोगों को जो बेनिफिट मिला है तो उससे हमारे काफी लोग सिविल सर्विसेज या जॉब्स में रहते हैं। ठीक है, तो मेरे फादर मदर भी चाहते थे कि मैं भी जॉब में रहूं। अच्छा। बट मुझे हमेशा से बिजनेस करने का एक कीड़ा था। अच्छा। और 2001-2 में मैंने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया फर्स्ट टाइम। और क्या एज थे आपके उस समय मैं 20-21 साल का था। ओके। और तब समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा शेयर पहले खरीदूं। मतलब डीमैट अकाउंट ओपन करना तो नॉर्मल है, ओपन हो गया 5-7 दिन लगते थे, तब फिजिकल फॉर्म भर के देना पड़ता था। आज की तरह डिजिटल मतलब विद इन अ सेकंड डीमैट अकाउंट नहीं खोलते। तो ये था कि पहला शेयर कौन सा खरीदूं। तब हमारे पास मारुति 800 हुआ करती थी। ओके। और उस समय मारुति का शेयर आया था मार्केट में। ओके। दैट वाज माय फर्स्ट शेयर। ठीक है। उसके बाद जब 18 साल होने के बाद मैंने जब पहली बार अपना सेविंग अकाउंट खोला तब मैंने आईसीआईसीआई बैंक के साथ अपना सेविंग अकाउंट। तो फिर मेरा सेकंड शेयर आईसीआईसीआई बैंक था। फिर बहुत उस समय मार्केट बहुत स्लो हुआ करता था। ठीक है, तो एज अ यंग रहता है कि यार पैसे बढ़ नहीं रहे, पैसे तो डाल दिए। और उस समय पैसे भी बहुत लिमिटेड हुआ करते थे आपके पास। तो उस तरीके से मैं इस फील्ड में मतलब शेयर्स मार्केट फिर नुकसान भी हुआ काफी। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी किए उस समय। तो वो सारी चीजें होते हुए कि भाई पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होना चाहिए आपके पास। ओके। तो वो सोचते हुए समझते हुए धीरे धीरे मैं इस फील्ड में आया। पहले मैं शेयर ब्रोकिंग में हुआ करता था, एज अ डीलर था। फिर उसके बाद मैंने म्यूचुअल फंड में आया। 2010 ऑनवर्ड से मैंने म्यूचुअल फंड की जर्नी शुरू करी। उससे पहले मैं डायरेक्ट स्टॉक ब्रोकिंग में हुआ करता था। अच्छा। और टिल डेट तक अभी तक मैं म्यूचुअल फंड कर रहा हूँ। कुछ कारण है ऐसा कि आपने स्टॉक ब्रोकिंग से म्यूचुअल फंड पे शिफ्ट? हाँ, डेफिनेटली 2008 में जब लेमन क्राइसिस हुआ था तब शेयर बाजार में सबसे बड़ी मंदी आई थी, सबसे बड़ी गिरावट आई थी। उस समय सेंसेक्स 22,000 छुआ था और फिर वहां से वो वापस 7 से 8,000 आ गया था। ओके। तो वो गिरावट में जितने भी मेरे पास क्लाइंट थे, ट्रेडर थे, उसमें से 95% वॉश आउट हो गए, धुल गए। ओके। ठीक है, वो धुल गए तो मेरा बिजनेस भी धुल गया, क्योंकि ट्रेडर नहीं है आपके पास, क्लाइंट्स नहीं रहेंगे तो आप कहाँ से ब्रोकरेज बनेगी। सही बात है। तो ये करते हुए सारी चीजें धुल गई और मैं बैक टू जीरो पे आ गया। ओके। तो फिर मैंने देखा कि बस शेयर ट्रेडिंग में लोग पैसा नहीं बना पा रहे। ठीक है, उसके बाद देखा कि म्यूचुअल फंड ऐसा प्रोडक्ट है जो स्लो एंड स्टडी कछुए की तरह धीरे धीरे आपको अपनी गोल की तरफ लेके जाता है, लेकिन जीत की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है आपकी। राइट। जो कि शेयर ट्रेडिंग में नहीं थी। तो फिर मैंने अपनी लाइन चेंज करी।
स्टॉक ब्रोकिंग को बंद करके म्यूचुअल फंड में लोगों को एसआईपी करना समझाया और वहां से शुरू की ये जर्नी। ओके, तो हम एकदम बेसिक से जाते हैं। हम्म। अब अगर किसी को, देखिए बहुत सारे एसेट क्लास अवेलेबल है, आपने बताया आपकी एक्सपर्टीज म्यूचुअल फंड है, हाँ जी। पर शेयर्स है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, हम्म। पर फिर भी लोग आजकल ऐसा क्यों कहते हैं कि म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है? देखिए, अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि जब मैंने पहली बार डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं आजकल लोग, जीरोधा, ग्रो या कहीं पे भी डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है विद इन कुछ मिनट्स में, आप रेडी हो कि आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। तो आपका अकाउंट तो ओपन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि खरीदूंगा क्या? सही बात। देयर आर सो मेनी, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। बैंकिंग सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, फार्मा है, आईटी है, ऐसे करके 10, 12, 15 सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये है कि भाई मैं शेयर खरीदूंगा कौन सा? तो लोग बहुत पॉपुलर, जैसे लेट्स से कई लोगों को रहता है मैं एसबीआई में खरीदूंगा, तो आपने बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट किया। अब बोलोगे मैंने टीसीएस या इन्फोसिस का शेयर ले लेता हूँ, तो मैंने आईटी में इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, अब क्या होता है कि आपके पास पूंजी बहुत कम होती है। लेट्स से आप सोचते हो कि मैं 50,000 रुपए से शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, ऑटो सेक्टर में आज एक देखोगे तो मारुति का शेयर की कीमत है करीब 12,000 रुपए। तो आप 4-5 मारुति खरीद के आपके पैसे हो गए खत्म। अब आपकी क्या रहेगी कि अगर मारुति का शेयर चल रहा है तो आपका पोर्टफोलियो चल रहा है, अगर मारुति नहीं चल रहा है तो आपका पोर्टफोलियो भी बैठा हुआ है। तो आपके पास सेक्टर्स नहीं है। तो वहीं पे जब आप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं और आपने एक 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, म्यूचुअल फंड में मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपए से भी कर सकते हैं, तो वो 500 रुपए में आपके पास करीब 60 शेयरों का वो पोर्टफोलियो होता है जिसमें आपका निवेश होता है। तो उसमें हर सेक्टर के आपको शेयर्स मिलेंगे। बैंकिंग के 3 से 4 दिग्गज शेयर रहेंगे, ऑटो में टाटा मोटर, महिंद्रा, मारुति रहेगा, आईटी में टीसीएस, इन्फोसिस जैसा, परसिस्टेंट जैसी कंपनियां रहेगी। तो आपका पैसा वेल डाइवर्सिफाइड रहता है। तो आपको पास ये नहीं कि मुझे पैसा कहाँ डालना है, वो फंड मैनेजर का कॉल है। ठीक है, दूसरी बात है कि मेरा कौन सा सेक्टर चल रहा है या नहीं चल रहा, वो आपने म्यूचुअल फंड में डाल के आपका पूरा फंड डाइवर्सिफाइड हो गया, अलग अलग सेक्टर में पैसा लग गया। आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा कि कुछ जो सेक्टर थे, जैसे आपने देखा कि उस समय होटल इंडस्ट्री बंद हो गई थी, एयरलाइन इंडस्ट्री ठप हो गई थी, बिजनेस नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों बिजनेसेस बंद हो गए थे, लेकिन क्या चल रहा था उस समय? फार्मा चल रहा था, आईटी चल रहा था, टेलीकम्युनिकेशन चल रहा था, हम सब लोग मोबाइल पे आ गए थे, इंटरनेट यूज कर रहे थे। तो आपके 2 सेक्टर नहीं चल रहे थे, 2-3 सेक्टर, लेकिन बाकी के सेक्टर चल रहे थे। तो इस वजह से आपका जो पोर्टफोलियो ओवरऑल पॉजिटिव होता चला गया। तो ये डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, कुछ खराब परफॉर्म करेंगे, कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, दोनों के एवरेज आउट से आपका पोर्टफोलियो प्लस में चलता हुआ दिखाई देगा। तो इसीलिए लोगों को, एक तो म्यूचुअल फंड में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट काफी कम हो जाती है। ठीक है, तो वो एक है। दूसरी बात, जब आप एसआईपी करते हैं तो आप कोई बाजार पर कोई अनुमान नहीं लगा रहे हैं कि पूरे पैसे एक साथ डाल दिए। आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप अपना मतलब पैसा। सबसे पहले एसआईपी एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है, लोगों को बेटर समझ में आए। देखिए एसआईपी क्या होता है, जैसे अभी मैं आपको एक बैंकिंग का उदाहरण देता हूँ। जैसे लेट्स से आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपने 500 रुपए वहां जमा कर दिए। तो आपने क्या किया, चालू खाता सेविंग अकाउंट में 500 रुपए जमा कर दिया। आपके पास सपोज कहीं 1 लाख रुपए है, तो आपने 1 लाख रुपए को फिक्स डिपॉजिट कर दिया, एफडी बना दी 1 साल की। तो आपने कहा कि मेरा एक डिपॉजिट हो गया। उसी के बाद आप बोलोगे मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, लेकिन मैं 5-5 हजार रुपए हर महीने जोड़ रहा हूँ ताकि मैं 1 लाख रुपए इकट्ठा कर सकूं। तो आपने उसकी आरडी कर दी, जिसको मंथली इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ये तीनों ही डिपॉजिट के तरीके हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से आपने पैसे जमा किए। तो वहीं पे जब म्यूचुअल फंड में हम जब एसआईपी बोलते हैं, एक या तो आप एक मुश्त पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, जिसको हम लोग लंप सम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एसआईपी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा आपने किश्त बांध दी ईएमआई की तरह, कि मैं हर महीने 5,000 रुपए महीना डाल रहा हूँ। और हर महीने उस एक पर्टिकुलर डेट को आपने जो बोला वहां से आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है और वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। तो हर महीने आपके खाते से पैसा निकल गया और म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट होता चला जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक तो क्या होता है, ये आपकी हैबिट डेवलप करता है कि हर महीने में जो भी कमा रहा हूँ उसमें से कुछ एक फिक्स अमाउंट में
निवेश करता चला जा रहा हूँ, इन्वेस्ट करता चला जा रहा हूँ। ओके। तो लॉन्ग टाइम में क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा पैसा करके आपका काफी बड़ा पैसा इकट्ठा हो जाता है। ओके। और जैसे शेयर्स होते हैं, हाँ जी, तो शेयर्स में डिविडेंड मिलता है बिल्कुल। या तो फिर प्राइस में अप्रिसिएशन। हाँ जी, कैपिटल एप्रिसिएशन। हाँ, तो म्यूचुअल फंड में अगर कमाना है हाँ, तो मतलब कौन से तरीके से इनकम हो सकती है, क्या हो सकता है, आप थोड़ा देखिए म्यूचुअल फंड में जैसे आपने कहा, म्यूचुअल फंड में दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, एक रहता है ग्रोथ ऑप्शन और एक रहता है डिविडेंड ऑप्शन। ओके। तो डिविडेंड ऑप्शन में क्या होता है कि आपको जो भी, जैसे आपने फंड इन्वेस्टमेंट किया है और वो डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो आपको डिविडेंड आता है। बट अब क्या हुआ कि कुछ 2018 के बाद डिविडेंड टैक्सेबल हो गया था। ओके। तो इसीलिए लोगों को हमने डिविडेंड रिकमेंड करना बंद कर दिया, ओके। क्योंकि वो आपकी इनकम में जुड़ के उस पर टैक्स लगने लग गया। ओके। तो ग्रोथ ऑप्शन ये रहता है, क्योंकि देखिए डिपेंड करता है, हर एक कस्टमर का अलग नीड रहता है। राइट। जैसे कोई एक आदमी रिटायर्ड हुआ है, उसको 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस मिला, उसने एक म्यूचुअल फंड में डाल दिया राइट। और वो चाहता है कि मुझे रेगुलर फ्लो ऑफ मनी आता रहे, हम्म। तो डिविडेंड ऑप्शन के कारण उसको पैसे आते रहेंगे। या फिर वो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ले सकता है म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो ये एक हो गया कि जिसको पैसे चाहिए। अब जैसे आप हो, अगर आज आप निवेश करना शुरू करते हो तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10-5 साल पैसे की जरूरत है। ठीक है, आप अभी पैसे इकट्ठा करने के मोड में, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्यूमुलेशन फेज में हो। राइट। ठीक है, आप बोलोगे कि भैया मेरी एक जरूरत है 15 साल बाद या 20 साल बाद, लेट्स से मुझे रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए इकट्ठा करना है, तो आपके पास 20 से 25 साल है वो रकम को जोड़ने के लिए। तो जिसके लिए आप कंटिन्यूसली एसआईपी करते चलेंगे अगले 20-25 साल, और वो एक बड़ा कॉर्पस एक्यूमुलेट हो जाएगा। फिर उसमें से अब आप बोलोगे कि अब मुझे महीने के पैसे वापस चाहिए, शायद उसे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं। अच्छा। तो आपने एसआईपी के थ्रू पैसे जोड़ लिए, इकट्ठा कर लिए, अब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू आपको पैसों को निकालते जा रहे हैं हर महीने। अच्छा। तो जैसे अब मैंने कहा ना कि हर आदमी का एक अलग नीड है। कोई कहेगा कि मुझे 3 साल बाद घर खरीदना है, बच्चे की शादी करनी है और अभी मेरे पास कहीं से पैसा आया है। ओके। तो डिफरेंट गोल्स के हिसाब से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। यहीं पे आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की एक जरूरत पड़ती है। देखिए बेसिकली क्या होता है, लोगों के पास खुद का पैसा होता है, बट उनके पास ये, कई लोगों के पास ऐसी समझ नहीं होती कि मुझे मेरे पैसों को करना क्या है। इसी से मुझे एक क्वेश्चन आया। हाँ जी। कि बहुत से जो लोग होते हैं, हाँ। मैंने देखा है, जो मतलब 100 करोड़ 50 करोड़ या फिर 10-20 करोड़ की भी नेटवर्थ रखते हैं। हाँ जी। तो वो या तो सीएफए के पास जाते हैं या तो सीएफपी के पास जाते हैं। हाँ। पर जिनके पास कम पैसे होते हैं तो वो सीए के पास चले जाते हैं। हाँ। और ये तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट क्या है, सीएफए, सीए, सीएफपी? अगर देखिए बेसिकली क्या होता है, ये लोगों में एक आम धारणा थी, क्योंकि हम लोग हमारे टैक्स के रिटर्न सीए से करवाते थे। उस समय वो आपको एडवाइस करता था, पहले के जमाने में, कि भाई आपका 80C खाली है, इसके लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। ठीक है, आज 1 अप्रैल 2025 के बाद ये चीजें तो काफी हद तक खत्म हो गई, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम जो बना हुआ है, जिसमें अभी 12 लाख रुपए का जो हमारा स्लैब तक टैक्स फ्री कर दिया है, तो 80C वगैरह ये सारी चीजें लुप्त होती चली जाएगी। राइट। ठीक है, जो पुराने टैक्स स्लैब में है वही भरेंगे। तो ये लोगों की जनरल मतलब जब भी हम पैसों की बातें करते हैं तो हमको सीए समझ में आता था। बट बेसिकली जो सीए है, ही इज गुड एट योर टैक्स मैनेजमेंट, नॉट योर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तो हमारे भी कई क्लाइंट हैं जो सीए हैं, बट वो हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड व्हाट अबाउट सीएफए? सीएफए जो है, दैट इज डिफरेंट थिंग। वो देखिए, जो सीएफपी की बात करते हो, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, वो आपका इंडिविजुअल एज अ फैमिली इनका पैसा मैनेज करता है। जो सीएफए होता है वो कंपनी मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट में हेल्प होता है उसका। तो ये फर्क है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं। जब छोटे लेवल की मैनेजमेंट की बात करेंगे तो आप एक सीएफपी है, सीएफपी है, ठीक है, आरआईए है, सीबी रजिस्टर जो होते हैं, वो आपको पैसे मैनेज करने में हेल्प करते हैं। और जब आप किसी कंपनी या किसी इंस्टीट्यूट की बातें करते हैं तो वहां पे सीएफए का रोल आता है। ओके।
तो जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है हाँ तो जी। आपने कहा कि कौन सा गोल है, हम्म। उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। रिटायरमेंट है तो अलग है, हाँ जी। अगर 10-15 साल बाद घर लेना है तो अलग प्लान है। हम्म। तो और रिस्क एपेटाइट है तो शायद मेरे ख्याल से उसके लिए भी अलग होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर अगर जैसे कोई जनरल एडवाइस देना हो हम्म। कि आप इन्वेस्टमेंट में ऐसी चीजें हमेशा ध्यान रखें, जो बोलते हैं डूज एंड डोंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, या तो आप क्या डूज एंड डोंट्स बोलेंगे इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि मैंने कई लोगों को देखा है कि अपने अकाउंट में वो आइडल पैसा रखते हैं। राइट। ठीक है। और ये क्योंकि समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। ठीक है, लोग अपने पैसों को बहुत हल्के में लेते हैं। मैं देखता हूं कि बेचारे दिन रात महीने एक एक कर देते हैं एक रकम को जोड़ने के लिए। राइट। और जब वो रकम आपके पास हासिल होती है तब आप उसको बैंक अकाउंट में आइडली छोड़ देते हैं। ठीक है। हाँ। तो सबसे पहले आता है म्यूचुअल फंड में जो सबसे बेसिक प्रोडक्ट है जो हर आदमी के पास होना चाहिए, दैट इज लिक्विड फंड। ओके। ये एक सेविंग अकाउंट की तरह आपका काम करता है। ओके। बट आपको सेविंग अकाउंट से दुगना ब्याज दर देता है या दुगना उसमें कैपिटल गेन होता है। ओके। ठीक है। आज बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट है एसबीआई के सेविंग अकाउंट में, जो कि मात्र 2 रुपए 70 पैसे का आपको रिटर्न देता है। राइट। अगर आपने 1 लाख रुपए किसी एसबीआई बैंक में आपका पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, तो आपको साल के 2700 रुपए ब्याज आएंगे। राइट। वहीं पे अगर आप किसी भी लिक्विड फंड में रखेंगे तो वो आपको 6 से 6.5% के आसपास का रिटर्न देगा। ठीक है। तो आपने कुछ नहीं किया, अपना सेविंग अकाउंट का पैसा उठा के एक लिक्विड फंड में रखा, आपकी जो आवक है वो दुगनी हो गई। ओके। ये बेसिक फंड है। ठीक है। ऐसे कई लोग हैं अपनी प्रॉपर्टी बेच कर आए हैं, पता नहीं क्या करना है, पैसा पड़ा हुआ है, किसी को बोनस का मिला है, किसी को कहीं से गिफ्ट आया है, या कई बार देखते हैं कि लोग बाग जरूरत से ज्यादा अपने अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, कि टाइम नहीं मिल रहा एफडी बनाने का या कुछ करने का, तो बस वो पड़ा हुआ है। ठीक है। तो उसके लिए कि भाई आपने कमाने में जितनी ताकत लगाई है, ओके, उसको निवेश करने के लिए भी आपको उतनी ही ताकत लगेगी कि वो प्रॉपर्ली इन्वेस्ट हो जाए, सो दैट आप उसके बेनिफिट मिल सके आपको। राइट। हाँ, एक ये भी पॉइंट है कि इन्फ्लेशन होता है। हाँ जी। महंगाई सरकार बोलती है 6-7% से बढ़ती है, हाँ। पर ज्यादातर लोगों ने देखा है कि 10% के आसपास तो बढ़ ही जाती है साल भर। देखिए, महंगाई भी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बढ़ती है। हाँ। अगर आप मेडिकल इन्फ्लेशन की बात करेंगे हाँ। तो वहां पे 12 से 15% का मेडिकल इन्फ्लेशन है। ओके। सॉरी। वहीं पे जब आप एजुकेशन इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो वो 10 से 12% है। आप देखते हैं बच्चों की स्कूल की फीस हर साल 10% से बढ़ जाती है, कॉलेज की फीस बढ़ जाती है। ठीक है। बाकी बेसिक अगर आप खर्चों की बात करें तो उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आपकी डाइट फिक्स है तो उसमें ठीक है, थोड़ा बहुत जो कॉस्ट में आता है, दालें महंगी हो रही है, सब्जी महंगी हो रही है, उसका इतना इम्पैक्ट हमारी लाइफ में नहीं आता जितना ये मेडिकल और एजुकेशन की वजह से आता है। ओके। तो मैंने अभी देखा है रिसेंट में ये ओपिनियन बढ़ा है कि अब सेविंग मत करो, इन्वेस्टमेंट करो। और ये भी देखा गया है कि चाहे वो एफडी का भी रिटर्न रेट क्यों ना हो, एक तो एफडी में लॉक इन पीरियड भी होता है। हाँ, वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कई नहीं, खैर बार। प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लॉक इन नहीं है कि आप उसको तोड़ नहीं सकते। हाँ। आपने भले ही 1 साल की, 5 साल की, 10 साल की एफडी बनाई है और आपको पैसे की जरूरत है तो आप ब्रेक कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने वो टैक्स सेविंग के हिसाब से बनाई है 5 साल की एफडी तो आप तोड़ नहीं पाएंगे। ओके। नॉर्मल एफडी आप तोड़ सकते हैं कभी भी, पर उतना रिटर्न म्यूचुअल फंड जितना नहीं दे पाएगी ना। देखिए दोनों अलग अलग चीजें। हाँ, अभी मतलब लेट्स से एफडी में किसने इन्वेस्ट करना चाहिए और म्यूचुअल फंड अगर देखिए, अप्रोच यही मैंने यही कहा कि देखिए क्या होता है कि हम लोग जब किसी भी हमारे क्लाइंटों से मिलते हैं तो हम जब उससे पूछते हैं कि भाई आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, तो 99% लोग बोलते हैं कि बस पैसा बढ़ाना है इसलिए इन्वेस्टमेंट करना है, या मतलब हम लोग देखते हैं कि लोगों के गोल्स नहीं है। ओके। ठीक है, मुझे एक बड़ी गाड़ी लेनी है, मुझे एक बड़ा घर लेना है, या मुझे बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने हैं, ये सब वेग स्टेटमेंट है। ओके।
ठीक है, आप बोलोगे कि मुझे मेरे बच्चे के लिए 50 लाख रुपए चाहिए फॉर हर एजुकेशन प्लान या फॉर हर एजुकेशन, तो यहाँ पे गोल आपका स्पेसिफाइड हो गया कि भाई 50 लाख की आपकी रिक्वायरमेंट है, राइट। ठीक है, इतने साल बाद आपको पैसे लगने वाले हैं। ओके। सेम चीज आपके रिटायरमेंट के लिए आती है, सेम चीज आपके दूसरे गोल के लिए आती है कि आप कहोगे कि मुझे 5 साल बाद लेट्स से मर्सिडीज बाई करना है, तो मुझे 50 लाख की मर्सिडीज 5 साल में चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं रहता है, पैसे उन्हीं के हैं, लेकिन दे आर वेरी, वो लोगों को प्रोडक्ट जानने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रहती है कि प्रोडक्ट कैसा करने वाला है, क्या करने वाला है। बट हम लोग कहते हैं कि भाई प्रोडक्ट सेकेंडरी आता है, पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट जाननी है कि भाई मुझे पैसे की क्यों जरूरत है, मुझे पैसे से क्या करना है, मेरी क्या आकांक्षा है, मुझे मतलब ये पैसे का मेरे लिए क्या यूज है। ओके। आप बोलोगे कि मुझे घूमने जाना है, ठीक है, तो ये एक आपकी रिक्वायरमेंट हो गई। ओके। आपको बाइक लेनी है, ये आपकी एक रिक्वायरमेंट हो गई है, ठीक है। वो प्रोडक्ट रिटर्न देगा या नहीं देगा वो सेकेंडरी बात होगी ना, आपको अपनी जरूरतें पूरी करनी है। आप थोड़ी कि मुझे यार वो फंड ने मुझे रिटर्न नहीं दिया तो मैंने अपने भाई को पढ़ाया नहीं, ऐसा तो होगा नहीं ना, आप तो लोन लेकर भी पढ़ाओगे। तो दिस इज द थिंग कि लोगों को बेसिकली जो रहता है ना कि वो बाहर ज्यादा ढूंढते हैं कि प्रोडक्ट कैसे क्या करते हैं, उससे ज्यादा हमको अपना होमवर्क करना चाहिए। यहीं पे हम लोग उनकी मदद करते हैं, उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि आपके अभी लोन ईएमआई कितने चल रहे हैं, कितना सेविंग आपके पास बचता है। दूसरी एक चीज जो आपने बोला ना कि इन्वेस्टमेंट में मिथ और वो क्या होता है, आज क्या होता है जब मैं आपको बताऊं, जैसे कोई लेट से एक आदमी 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, आप उससे अगर एसआईपी की बात करो कि भाई इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो अपना हाथ ऐसा रखता है और ऐसे से धीरे धीरे खोलने की कोशिश करता है कि 5,000 कर लेता हूँ, 10,000 कर लेता हूँ, ठीक है। अब बात ईएमआई की होती है तो एकदम दिल खोल के खड़ा हो जाता है कि 30,000 रुपए की ईएमआई के लिए आई एम रेडी, 40,000 के लिए आई एम रेडी, ठीक है। पैसा उसी का है। अब जब वो ईएमआई दे रहा होता है तो मुझे समझ में नहीं आता, उसको लगता है कि मैं किसी और का पैसा खर्च कर रहा हूँ शायद। और जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, एसआईपी, जो ये पैसा आपके पास वापस आएगा घूम फिर के। आज आप एक बीज बो रहे हो जो बड़ा होने के बाद आप ही के काम में आने वाला है, लेकिन वहां पे क्लाइंट का हाथ ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको कैलकुलेशन नहीं है, उसको लगता है कि भाई चलो मैंने 5,000 रुपए की एसआईपी कर दी, सब लोग एसआईपी कर रहे हैं, मैंने भी शुरू कर दिया तो इससे मेरा भला हो जाएगा। अरे भाई आप कितने दिन चला पाओगे और उसके बाद जो वैल्यू मिलेगी दैट इज सफिशिएंट फॉर यू और नॉट, ये होमवर्क आपने किया ही नहीं है। आज आप अपने पापा या अंकल वगैरह से आप बात करोगे कभी कि उन्होंने कुछ पॉलिसीज ली थी, ठीक है, आज उनको उस चीज का मैच्योरिटी मिल रहा है, तो देखेंगे कि हाथ में ऐसा लग रहा है पीनट आए हैं। हाँ, इसी से मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग आया कि एक एंडोमेंट प्लान होता है, उसको बहुत बड़ा स्कैम बोलते हैं। लोग बोलते हैं उससे अच्छा आप एक टर्म प्लान ले लो और म्यूचुअल फंड ले लो। डेफिनेटली। ऐसा क्यों है? देखिए, एंडोमेंट प्लान में कोई बुराई नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि देखिए, आज आदित्य जी आपका जो भी अर्निंग होगा, आप उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हो, चाहे आप म्यूचुअल फंड में करते हो या एंडोमेंट प्लान में करते हो, ठीक है। दोनों का डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न रहता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप टाइम के हिसाब से अपनी एसआईपी बढ़ाते जाओगे जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ेगी। लेकिन एंडोमेंट प्लान में क्या होता है कि आपने 20 साल का एक प्रीमियम ले लिया, 20,000 रुपए या 25,000 रुपए का, मैं मानता हूँ आपने 25,000 रुपए का प्रीमियम ले लिया। आज आप बोलोगे कि भाई मेरी इनकम का मैं 1/4 प्रीमियम में भर रहा हूँ मंथली इनकम का, ठीक है। अब ये 20 साल के लिए जो फिगर है ये फिक्स हो गया। अब वो 25,000 के प्रीमियम को 35 नहीं कर पाएंगे, 40 नहीं कर पाएंगे। अब उसका बेनिफिट जब 20 साल बाद आपको दिखेगा तो आप क्या बोलोगे कि यार मैंने 20 साल देने के बाद लेट्स से मैंने ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए जमा किए और वो 11-12 लाख रुपए 6-7% पे बन जाएगा, ठीक है। और उस समय शायद आपकी महीने की इनकम 12 लाख रुपए हो, तो आप क्या बोलोगे कि यार 20 साल देने के बाद मेरे हाथ में क्या आया। तो एक तो प्रोडक्ट है क्योंकि उसमें आप बढ़ा नहीं सकते, और उसका जो रिटर्न है वो गारंटेड है, तो गारंटी जो भी रहेगी वो हमेशा महंगाई के आसपास ही घूमती रहती है। अब वही बात है म्यूचुअल फंड की एसआईपी। जैसे मैंने खुद 2010 में मैं 5,000 रुपए महीना कमाता था, तब 1,000 रुपए महीना मेरी 4 साल की बच्ची थी, उसके लिए मैंने अपनी एसआईपी शुरू करी, तो 20% मैंने उसके लिए देना शुरू किया। जैसे जैसे मेरी आमदनी बढ़ती गई, मेरी बच्ची बढ़ती गई,
मैंने अपने एसआईपी को बढ़ाते गया। ओके। अभी 2 साल पहले जब मेरी बेटी 18 की होने की थी, 16 साल की जब हुई थी, तब मैंने देखा कि यार फिगर कुछ ज्यादा बढ़ा नहीं है। हम्म, तो मैंने सडनली उसके लीवर को 60,000 रुपए महीने तक लेकर चला गया, ओके। सो दैट जब वो 18 की हुई हाँ, तब वो 50 लाख का आंकड़ा बन गया। ओके। एंड इट हैज टेकन 14 ईयर्स वो 50 लाख का आंकड़ा बनाने के लिए। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना? 1,000 रुपए से शुरू किया। ओके। तो यहाँ पे मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, जैसे हम लोग हर चीज को अपग्रेड हाँ। करते हैं, मोबाइल अपग्रेड करते हैं, कपड़े अपग्रेड करते हैं। हम्म, तो इन्वेस्टमेंट वहां पे ट्रेडिशनल प्लान में अपग्रेड नहीं हो पाते, इसीलिए वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। ओके। और अगर मैं देखूं तो सर एक ये भी है, आपने समझा दिया कि बेनिफिट्स बहुत है म्यूचुअल फंड्स के। तो मेरे ख्याल से एक मेजर रिस्क बस यही आता होगा कि एक शॉर्ट साइटेडनेस, कोई गोल ना होना, और उसके अलावा मार्केट क्रैश होना। पर मेरे ख्याल से मार्केट क्रैश में भी म्यूचुअल फंड उतना अफेक्ट नहीं होते होंगे जितना शेयर्स में होते होंगे। हाँ, आपने सही बोला है। देखिए, शेयर्स में मैंने कहा ना कि अभी जैसे अभी आप जो देख रहे हैं करंट टैरिफ का जो इशू चल रहा है ट्रम्प के हिसाब से, तो इसमें आईटी बहुत ज्यादा पिटा है। अब आप बोलोगे कि मेरे पोर्टफोलियो में 85% अगर इन्फोसिस, टीसीएस जैसे शेयर है, तो उस पर मार आपको ज्यादा खाने को मिली है। लेकिन वहीं पे भी अगर आपने किसी डाइवर्सिफाइड फंड में डाल रखा है, तो वहां पे उसका पोर्टफोलियो का हिस्सा ज्यादा ज्यादा 15 से 20% होगा, तो 20% को ही मार पड़ी है, बाकी 80% ने कहीं ना कहीं बचा लिया आपको। ओके। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है। दूसरी बात क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में जो है, आप जितना लंबा इन्वेस्टमेंट रहेंगे, तो ये एवरेज जब आपका बन जाता है, ठीक है, तो वहां पे ये मेजर जो फॉल होते हैं उससे आपको नेगेटिव इंपैक्ट कम देखने को मिलता है। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति ने 6 महीने पहले अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी शुरू करी है, तो आज आपको उसका पोर्टफोलियो लाल में दिख रहा होगा या नेगेटिव रिटर्न होगा। लेकिन यही कोई एक व्यक्ति है जो पिछले 5 साल से निवेश करता हुआ आ रहा है, तो उसके प्रॉफिट कम हुआ है। हो सकता है शायद उसको 22% का रिटर्न दिख रहा था आज से 6 महीने पहले, अभी वो 16% पे आ गया, तो ही इज इन पॉजिटिव रिटर्न ओनली। बट जो उसका क्वांटम था प्रॉफिट का, वो थोड़ा कम हो गया। और हम लोग वैसे भी म्यूचुअल फंड वालों को जो भी है कि जब आप लंबे समय तक रहते हैं तो आपको 10-12% के आसपास का रिटर्न मिलेगा। ये जो 10-12% का जो आंकड़ा है, जैसे हमारे देश में जो एक महंगाई दर है, इन्फ्लेशन, और एक जीडीपी की दर, ये दोनों को जब आप जोड़ते हैं तो रियल रिटर्न बोलते हैं, रियल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी यानी, तो उसी के आसपास का ये आंकड़ा आता है। जैसे जैसे हम लोग उन्नत होते जाएंगे, डेवलप होते जाएंगे, शायद ये आंकड़ा भी सिकड़ता जाएगा या कम होता हो जाएगा। ओके। मैंने तो सुना है यूरोप में 0% या नेगेटिव शायद लगता है सेविंग्स अकाउंट। डेफिनेटली ये है। यूएस में भी थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन पिछले 3-4 साल से बढ़ा है, अगर वहां पे भी आप देखेंगे तो 25-30 पैसे का वहां पे दर हुआ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था। ओके। तो अब अगर मैं म्यूचुअल फंड में जा रहा हूँ, तो जैसे आपने बताया लिक्विड म्यूचुअल फंड होता है, फिर मैंने सुना है कुछ स्कीमेटिक होता है। हाँ, थीमेटिक फंड होते हैं। हाँ, थीमेटिक फंड होते हैं। फिर इक्विटी सेक्टर ओरिएंटेड फंड होते हैं। इनके बारे में थोड़ी जानकारी। देखिए, म्यूचुअल फंड में एक बहुत बड़ी मतलब जैसे अगर आप इक्विटी फंड की बात करेंगे, तो 11 से 12 टाइप के फंड होते हैं। जैसे लार्ज कैप फंड, जो भारत की 100 टॉप की कंपनियां होती हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री नंबर 1 पे आता है, टीसीएस, एचडीएफसी, इस तरीके से इनको मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन बोले तो शेयर का भाव और जितने शेयर बाजार में उपलब्ध है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग ये मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, इसके अनुसार इनको लाइन से खड़ा किया गया है। तो जो नंबर 1 पे है वो आज की तारीख में रिलायंस इंडस्ट्री है। ठीक है, तो 1 से लेके 100 तक जो टॉप के 100 कंपनीज है उसको बोलते हैं लार्ज कैप फंड। 101 से लेके अगले 150 इसको बोलते हैं मझोली कंपनियां, मिड कैप कंपनियां। और 250, जैसे 100 पहले के और 150 और उसका 250 के बाद की जो नीचे की कंपनियां हैं, 251 ऑनवर्ड्स, ये हो गई स्मॉल कैप कंपनियां। तो आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है। इसके बाद फिर एक कैटेगरी आती है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है। इसके बाद मल्टी कैप कैटेगरी है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, फोकस कैटेगरी है,
ओके। और जिन लोगों को टैक्स सेविंग के लिए निवेश करना रहता था उनके लिए था इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ELSS फंड। ओके। ठीक है, तो ELSS फंड है, डिविडेंड यील्ड फंड है, इस तरीके से ये अलग अलग फंडों की कैटेगरी है। ओके। इसके अलावा जैसे किसी को रिटायरमेंट प्लानिंग है तो रिटायरमेंट फंड होते हैं, ओके। चाइल्ड एजुकेशन फंड होते हैं, इसको बोलते हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड। ओके। ये जो फंड आते हैं ये लॉक इन के साथ आते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं थीमेटिक फंड, जो आपने कहा कि जैसे बिजनेस साइकिल एक थीम है। ठीक है, सेक्टर फंड आते हैं, जैसे आपको सिर्फ फार्मा में निवेश करना है तो फार्मा फंड रहेंगे, बैंकिंग में निवेश करना है तो बैंकिंग फंड रहेंगे। तो ये सेक्टर ओरिएंटेड फंड हो गए। सेक्टर सबसे रिस्की फंड हो जाता है। ओके। ठीक है, इसलिए हमेशा खिचड़ी खाओ, डाइवर्सिफाइड फंड लो, वो पेट के लिए भी अच्छा रहेगा और आपके पोर्टफोलियो के लिए भी अच्छा रहेगा। ओके। तो सर ये मैंने सुना है कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं जो म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करती हैं। हाँ, AMC बोलते हैं जैसे। हाँ। हाँ, तो अब इसमें बहुत सी आ गई है, HDFC, AMC। 45 म्यूचुअल फंड कंपनीज है आज की तारीख में। ओके। कुछ पुरानी है, कुछ नई है। हम्म। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि सबसे पहले UTI म्यूचुअल फंड हुआ करता होगा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से, सन 1964 के समय में था। ओके। ठीक है, उसके बाद सन 1993 के बाद काफी प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स को लाइसेंस मिला। तब जैसे रिलायंस म्यूचुअल फंड, HDFC, बिरला, ICICI, ये पुराने म्यूचुअल फंड है, कैनरा म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो आज की तारीख में 45 से 46 म्यूचुअल फंड है। कुछ बहुत सारे म्यूचुअल फंड बैंक के बैकअप करे हुए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा म्यूचुअल फंड। ठीक है, कुछ इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जैसे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, मिराई एसेट, व्हाइट ओक, इन्वेस्को। ये इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना असेट मैनेजमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, तो वो भी कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन कई लोग मैंने देखा है, जैसे कुछ हाँ, एक सबसे बड़ी बात, आजकल इन्फ्लुएंसर्स बहुत 1 मिनट में टिप देते हैं, 30 सेकंड में टिप देते हैं। हम इसके बाद आपके वाले पॉइंट पे भी आऊंगा मैं। तो ये जो 30 सेकंड की टिप दे रहे हैं, इसके पीछे आपका क्या ओपिनियन है कि इन्फ्लुएंसर से आपने कंसर्न करना चाहिए कि CFP के पास जाना बेटर ऑप्शन है, या फिर आजकल म्यूचुअल फंड्स के ऐप आ गए, ग्रो ऐप है, ग्रो ऐप तो बहुत चल, ग्रो है, जीरोधा है। हाँ। तो देखिए, बेसिकली ये है, मैंने कहा ना कि जब आप अपने आप को जज करेंगे, ठीक है, कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। लोग क्या है ना, अभी जैसे मैंने कई लोगों को देखा है ग्रो में, अगर आप देखोगे तो उसमें वो दिखाता है टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स कौन सी है। ठीक है, तो टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स देखता है, उसके बाद उसमें दिखता है, एक कैलकुलेटर आता है कि अगर आपने 1 लाख रुपए 1 साल पहले निवेश किया होता, तो वो दिखाता है, जैसे बीच में HDFC डिफेंस फंड काफी पॉपुलर चल रहा था, सेक्टर फंड था, तो ग्रो मतलब आप कई भी ऐप में देखते थे वो टॉप परफॉर्मिंग दिखता था, टॉप परफॉर्मिंग स्कीम में आता था। उसने 1 साल में पैसा डबल कर दिया था ऑलमोस्ट लोगों का। तो लोगों को क्या उम्मीद थी कि यार इसने 1 साल में 1 लाख का 2 लाख कर दिया है, तो मैं आज 1 लाख डालूंगा तो ये अगले साल फिर 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, वहां पे वो ये नहीं सुना था कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, पास्ट परफॉर्मेंस जो हुई है वो दोबारा होगी या नहीं होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन लोग क्या कि अरे इसने पिछले साल दिया तो इस साल भी देगा, इस तरीके से कई लोग सिर्फ रिटर्न देख के वो स्कीमों में निवेश करते हैं। अच्छा, ऐसी कई ELSS स्कीम आती है जो मैंने आपको कहा कि वो 3 साल के लॉक इन के लिए आती है, लेकिन वो एक टॉप परफॉर्मिंग में दिख रहा था। तो मेरे कई फ्रेंड्स हैं, क्लाइंट्स हैं, जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, बाद में जब पैसे निकालने की बारी आई या निकालना चाहा तो निकला नहीं, क्योंकि उसमें 3 साल का लॉक इन है, तो हमको तो पता नहीं था। अरे भाई, पता नहीं था तो सिर्फ आप पिक्चर का एक ही भाग देख के अगर आप उसमें निवेश कर दोगे तो आप इस तरीके से अटक जाओगे। ठीक है, तो जो इन्फ्लुएंसर की बात आप जो कर रहे हैं, उनको अपने आप को पॉपुलर या अपने चैनल को पॉपुलर करना है, तो उस तरीके के आपको हैक्स देते हैं। 1 मिनट में मुझे नहीं जानते कि किसी का भला हो जाएगा, मतलब। और आजकल क्या, वैसे भी जेप्टो का जमाना है, लोगों को 10 मिनट में डिलीवरी चाहिए, 2 मिनट में मैगी खानी है। ठीक है, बट ये जो निवेश है ना, जिस तरीके से जब आप माँ बाप बनेंगे तो आप देखोगे कि आपके बच्चे की जो ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, कितना समय लग जाता है।
अब वो तो जब तक जिंदा रहते हैं माँ बाप बनने का फिर भी मतलब हमको हाँ। कि भाई मैंने मेरे बच्चे में इन्वेस्टमेंट किया, उसको अच्छा खासा एजुकेशन दिया, सब कुछ किया, 20-22 24-25 साल लग जाते हैं। हाँ। तब आपको पता चलता है कि यार ये जो असेट है हम्म, इसने परफॉर्म किया या नहीं किया, या सही रास्ते पे है कि नहीं। तो हम्म, इन्वेस्टमेंट को भी उतना ही टाइम लगता है। ओके। बट लोगों को क्या लगता है कि हमने आज इन्वेस्टमेंट कर दिया और कल से चीजें बदल जाएगी, हम्म, इसलिए आजकल बहुत लोगों को फास्ट ऐप चाहिए। हम्म, हर रोज सुबह मैं देखता हूँ कई क्लाइंट है, ऐप उनका 2 मिनट के लिए भी बंद हो गया तो फोन आते हैं, विजय जी हमारा ऐप काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब रोज सुबह उठने से पहले लोगों ने ये रूटीन बना लिया कि वो अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, तो ये और इसीलिए वो बेचारे पैसे नहीं बना पाते। ओके। हमने जब 2010 में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था, देखिए ये जब तक इंटरनेट की रैली नहीं आई थी 16-17 तक, जब तक ये फ्री नहीं हुआ था इंटरनेट, हाँ, उससे पहले 250 रुपए का 1 GB इंटरनेट मिलता था। हाँ, तो यूज करना बहुत अफोर्ड, कई लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। हाँ, अगर गलती से पता चल गया कि अरे आपका इंटरनेट चालू रह गया तो ऐसा धक्का लगता था। बैलेंस उड़ जाता था। बैलेंस मतलब वो अरे चालू रह गया था। तो उस समय क्या होता था, एनएवी वगैरह लोगों को इतना रोज पता ही नहीं चलता हाँ, था। ये एनएवी का भी बताइए थोड़ा। हाँ, हाँ, तो क्या हुआ कि म्यूचुअल फंड में उन लोगों ने ज्यादा पैसा बनाया, क्योंकि वो, मैं कहता हूँ कि अगर किसी को सबसे ज्यादा पैसा बनाया है हाँ, तो वही बनाया जिसने अपने पोर्टफोलियो को छोड़ दिया है। ओके, जो रोज देखता है ना, वो बेचारा पैसा नहीं बना पाता है। ओके, ठीक है, अब रही बात एनएवी की, हाँ हाँ, तो क्या होता है जैसे जब आप कोई शेयर खरीदते हैं हाँ हाँ, तो आपको शेयर को आप देखते हैं कि ये बढ़ रहा है घट रहा है, कैसे पता चलता है? उसके प्राइस से। ओके, लेट्स से आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, अगर 110 120 हो रहा है इसका मतलब वो ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। अगर वो 90 या 80 रुपए हो गया इसका मतलब वो टूट रहा है या गिर रहा है। राइट, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में भी जब आप कोई फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस फंड में जो भी आपका प्राइस इन और आउट होता है उसको नेट असेट वैल्यू कहा जाता है। ओके, एक आप एनएवी पे इन्वेस्ट करते हैं। ओके, जैसे कई स्कीमें हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे एचडीएफसी मिड कैप एक स्कीम थी जो सन 2007 में आया था, उसका एनएफओ नया फंड, जब भी म्यूचुअल फंड में कोई नई स्कीम आती है तो उसको एनएफओ कहा जाता है, न्यू फंड ऑफर। ओके, तो जब भी कोई नया फंड आता है वो 10 रुपए पे शुरू करता है। ठीक है, और समय के साथ फिर वो 10 का 20 30 40 ऐसा होता जाता है। ओके, अच्छा। तो अब म्यूचुअल फंड खरीदते समय या बेचते समय भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनको कैसे क्या रहते हैं, एक बार आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? देखिए आज के समय में 2 तरीके के म्यूचुअल फंड बाजार में उपलब्ध है। हाँ हाँ, एक होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, ओके, और एक होता है आप किसी एमएफडी के थ्रू ले रहे हैं, हाँ, किसी एडवाइजर के थ्रू ले रहे हैं। ठीक है, एमएफडी एडवाइजर एक ही है जो आपको म्यूचुअल फंड देते हो। एडवाइजर एमएफडी को क्या है कि वो एडवाइस नहीं दे सकते आपको। अच्छा, सेबी ने उनको कहा है कि भाई वो इंसिडेंटल एडवाइस दे सकते हैं, वो आपको डायरेक्ट कोई ऐसी एडवाइस नहीं दे सकते। ओके, आपको एडवाइस लेना है तो फिर आरआईए होते हैं जो सेबी रजिस्टर्ड रहते हैं। हाँ, इस एक बात ये भी है हम्म। कि मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलना भूल गया। अगर एक सीएफपी बनना है, या सीएफपी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये अगर आरआई बनना है, हाँ, तो क्या क्वालिफिकेशंस आपने लिया? आप आरआई है शायद? हाँ, नहीं मैं आरआईए नहीं। तो देखिए आरआईए क्या होता है कि मैं आपको जो म्यूचुअल फंड के मॉडल्स के बारे में बता रहा था, हाँ, कि अगर म्यूचुअल फंड में आज की तरह 2 तरीके से म्यूचुअल फंड होते हैं। एक रहता है डायरेक्ट, हाँ, जिसमें कोई बीच में इन्वॉल्व नहीं है, हाँ, आपने डायरेक्ट किसी कंपनी से म्यूचुअल फंड खरीदा, ओके, वो। और एक होता है रेगुलर, ओके, तो हम लोग जो मैं रेगुलर प्लान आपको देता हूँ। ओके, और जो आरआईए होता है वो आपसे फीस चार्ज करता है और वो आपको डायरेक्ट प्लान देता है। ओके, ठीक है, तो ये इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स रहते हैं। ओके, अब क्या होता है कि किसी का पोर्टफोलियो छोटा है, कोई आदमी 25,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको फीस देना कई बार कंफर्टेबल नहीं रहता है। ओके, ठीक है, कोई आदमी 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो बोलेगा कि मुझे कमीशन देना कंफर्टेबल नहीं है, मुझे फीस देने में आई एम कंफर्टेबल। तो ये हर आदमी का एक अलग अलग लॉजिक होता है। ओके, ठीक है, देखिए बेसिकली क्या रहता है कि आज आप देखते हैं कि जब आप ऑल्टो खरीदते हैं, वैगनार खरीदते हैं, तो आप खुद चलाते हैं। लेकिन अगर आप हाई एंड गाड़ी खरीदते हैं, मर्सिडीज खरीद रहे हैं, बीएमडब्ल्यू खरीद रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा ड्राइविंग प्लेजर है, लग्जरीनेस है, तो आप वहां ड्राइवर रखते हैं। ठीक है, तो वैसे ही है कि आपको लगता है कि भाई मैं अपने इन्वेस्टमेंट अगर खुद मैनेज कर सकता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, तो आप डायरेक्ट प्लान में चाहिए, या आपको लगता है कि मुझे किसी की मदद की जरूरत है,
ठीक है, वो मदद आपको या तो कमीशन की बेस पे मिलेगी, मतलब वो आदमी कमीशन ले रहा होगा तो आपकी मदद करेगा, या वो आपसे फीस चार्ज करके आपकी मदद करेगा। ओके। तो देयर आर डिफरेंट रूट्स, तो वो आपके लिए जो बेस्ट सूटेबल है वो आइडेंटिफाई करके आपको रास्ता चुनकर उनसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आपने कहा कि जैसे आरआईए किसी को बनना है, देखिए म्यूचुअल फंड का एक एग्जाम होता है, एनआईएसएम सर्टिफिकेशन, एक एनआईएसएम सुना होगा आपने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट का जो है, तो उसमें 5A करके एक मॉड्यूल आता है। उस एग्जाम को जब आप पास करते हैं, उसके बाद आपको एक एआरएन कार्ड अलॉट होता है। ओके। फिर आप एआरएन करके आप एमएफडी बन सकते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ सकते हैं। अब आप उसके बाद उसके 2 अलग मॉड्यूल रहते हैं, आरआईए 1 एंड आरआईए 2। अच्छा। ये दोनों आप जब पास कर लेते हैं, सीबी में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। फिर वहां पे आप फी बेस काम कर सकते हैं, ओके। ठीक है। अब रहा सीएफपी। सीएफपी जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ यूएसए से मिलता है, ओके। ठीक है। इंडिया में इसकी इतनी ज्यादा मान्यता नहीं है, ओके। क्योंकि आपके पास सीएफपी है लेकिन आपके पास आरआईए लाइसेंस नहीं है, ओके। तो यू कैन नॉट चार्ज फी, ओके। ठीक है। तो आप सीएफपी कर लो या ना करो, आरआईए करना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। आपने कौन से क्वालिफिकेशंस किए हैं? देखिए अभी जैसे मेरे पास, मैं एमफी सर्टिफाइड एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आई एम एमएफडी, ओके। ठीक है। इसलिए मैं रेगुलर प्लान बेचता हूँ, लेकिन मैंने अपनी स्किल एनहांस करने के लिए मैंने सीएफपी किया हुआ है। ओके। उसके बाद मैंने पीएमएस का एग्जाम क्लियर किया हुआ है, ओके। ठीक है। उसके बाद जो नेशनल पेंशन स्कीम होती है उसमें एक रिटायरमेंट एडवाइजर होता है, उसका एग्जाम क्लियर किया है। ओके। और अभी बाजार में एक नया प्रोडक्ट आने वाला है SIF करके, फुल फॉर्म? इसमें है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ। तो इसमें जो इन्होंने रखा है वो मिनिमम 10 लाख का टिकट रखा हुआ है। ओके। तो इसका भी अभी मैंने हाल ही में एग्जाम क्लियर किया है। ओके। ओके। ये प्रोडक्ट अभी आने के हैं, 1 अप्रैल के बाद सेबी ने इनको मंजूरी दे दी है। अब सभी एएमसी जो भी हैं वो ये प्रोडक्ट लाइन अप करेंगे। बस इसमें यही है कि जिसका मिनिमम 10 लाख रुपीज है वही इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ओके। और सर आप मतलब कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कि आप एनालिसिस वगैरह कैसे क्या करते हैं? देखिए एनालिसिस के लिए है कि हमारे पास जो स्कीम्स हैं, स्कीम कंपैरिजन रहता है, पोर्टफोलियो क्या है स्कीम का, फिर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, ओके। ठीक है। तो एडवाइजर खोज करके वेबसाइट है, प्लस हमारे खुद के सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हम लोग क्लाइंट को मतलब जहाँ पे वो अपना रियल टाइम पे उनका पोर्टफोलियो देख सकते हैं, उनको कई कैलकुलेटर्स दिए हुए हैं। ओके। तो वो उस तरीके। और सर ये जो आप एक अगर क्लाइंट लेते हैं, हाँ जी, तो आपके हिसाब से एक आइडियल क्लाइंट क्या होता है कि एक आइडियल क्लाइंट ने कैसा होना चाहिए? सर देखिए आइडियल क्लाइंट में मैं आपको बताऊं कि जो लोग अपने आप से कमिटमेंट कर रहे हैं उसको वो फॉलो करें। ओके। अब मैं उदाहरण के तौर पे देता हूँ, 1 जनवरी आती है, जिम में सब्सक्रिप्शन बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो सब लोग कमिटमेंट करते हैं कि इस साल मैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करूंगा, ओके। ठीक है। तो उन्होंने खुद को किया हुआ है, बट आप देखते हो 10, 15, 20 दिन या 1 महीने के बाद 100 लोगों ने एडमिशन लिया, तो कितने लोग रह जाते हैं? 10, 15, 20। अभी रिसेंटली हाल का एक उदाहरण बताऊंगा, अभी आपने कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ा होगा कि 61 लाख SIP अब बंद हुई है। अच्छा। ठीक है। क्यों बंद हुई? बाजार गिरने की वजह से। अब आपने SIP क्यों शुरू करी? एक उद्देश्य लेके शुरू करी होगी कि ये मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए मैं इसको यूज करूंगा या मेरे बुढ़ापे के लिए करूंगा। बाजार से गिरना या नहीं गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये लोग क्या होते हैं कि खुद के कमिटमेंट इनके फेल हो जाते हैं। लेट्स से मैंने आज SIP शुरू करी, बाद में मेरे पड़ोसी ने कार खरीद ली, अब मुझे लगा यार बुढ़ापा तो बहुत दूर है, मैं भी वो SIP बंद करके EMI में कन्वर्ट कर देता हूँ और अपने लिए कार ले लेता हूँ। तो लोगों के क्या होता है कि गोल्स चेंज होते रहते हैं। नहीं, ये भी देखा है आजकल लोग क्या करते हैं कि कुछ जो बहुत कम लोग करते हैं जिनको ये उस बारे में पता होता है,
जैसे कई लोग लोन अगेंस्ट एफडी लेते हैं, हाँ वैसे आजकल लोग लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड भी लेने लगे। हाँ हाँ। उसमें मैंने सुना है कुछ टैक्स सेविंग भी हो जाती है और रिटर्न का रिटर्न भी बनता रहता है। देखिए क्या होता है कि आज जैसे आपके पास 10 लाख रुपए किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में रखे हुए हैं और आपको शायद कुछ इमरजेंसी आ गई हो, तो दो ऑप्शन है, या तो आप अपने इन्वेस्टमेंट तोड़ोगे और वो अपना काम कर लोगे। तो अभी जो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी जो आया है उसके तहत क्या है कि आपने अपने 10 लाख के म्यूचुअल फंड गिरवी रख दिए और वो आपको 45 से 50 मतलब 4.5 लाख या 5 लाख रुपए आपको लोन पे दे देंगे 10.5% की दर पे। ओके। ठीक है, जिसका आपको ब्याज भरते रहना है ओके, मंथली। मंथली। अब आपको लगता है कि 1 महीने बाद मेरा पैसा वापस आ जाएगा और मैं वो लोन चुका दूंगा। एज अ मतलब हम लोग कभी भी लोगों को ये सजेस्ट नहीं करते कि आपको लोन लेके निवेश करना चाहिए। जो भी आपके पास सरप्लस पैसा है जो आने वाले समय में काम में नहीं आने वाला है, वही पैसा आपको इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब बाजार अच्छा चलता रहता है तो लोगों के कैलकुलेशन एक तरफा होते चले जाते हैं। जैसे आपने देखा पिछले 2-3 साल में जब बाजार में अच्छे रिटर्न बन रहे थे तो हर लोगों को, आप इन्फ्लुएंसर को भी देखेंगे, कार क्यों खरीदना है, ये क्यों करना है, मतलब हर चीज का कि इसमें इतने में म्यूचुअल फंड में डाल दो, इतना पैसा आ जाएगा, इतना पैसा बना लोगे। आईफोन क्यों खरीदना है, वो 1 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड में डाल दो तो आपका पैसा इतना हो जाएगा। अरे भाई, कुछ है जो हमारी बेसिक जरूरत है, मैं सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। राइट। ठीक है, तो ये एक जो सबसे बड़ी चीजें हैं कि लोग रिटर्न के पीछे भागते हैं। तो वो है कि भाई मेरे पास 10 लाख का ही कैपिटल था, मैं इससे 4 लाख रुपए और लोन लेके फिर से ज्यादा इन्वेस्ट कर दूंगा, ज्यादा कैपिटल होगा तो ज्यादा रिटर्न रहेगा। अरे भाई, नुकसान भी तो ज्यादा हो जाएगा। राइट। ठीक है, तो इसीलिए लोन लेके कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ मजबूरी आ गई, आप अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं तोड़ना चाह रहे हैं, टाइम बिंग है, तो आप उस समय इस लेस फैसिलिटी का यूज करके कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा 2023 में मेरे क्लाइंट थे, उनको अपनी बेटी की फीस भरनी थी और उस समय मार्केट काफी खराब था, तो उसकी इच्छा नहीं थी कि वो उस इन्वेस्टमेंट को तोड़े। तो उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट पे लोन लिया, बोले मेरे 3-4 महीने में कुछ पेमेंट अटके वो आ जाएगा और मेरा वो जो फीस का काम था, मतलब अपन पैसे वापस डाल देंगे। तो हमने उनको लोन दिया। कोइंसिडेंटली मार्केट अच्छा चला तो उनकी जो भी रकम थी वो अच्छी खासी बढ़ गई, तो उनके लिए वो प्रॉफिटेबल रहा कि भाई मैंने लोन भी चुका दिया और मेरा इन्वेस्टमेंट टूटा नहीं। राइट। तो वो केस टू केस बेसिस पे ही आपको वो यूज करना चाहिए। ये एक लाइफ लाइन जो है उसको मतलब हम ऐसे ही देख के यूज करना चाहिए, हमेशा नहीं है कि अवेलेबल है तो यूज कर लो। ओके। बट आजकल की जनरेशन में लोन लेने का एक बहुत ज्यादा होड़ सा लग गया है। राइट। तो सर आप फीस चार्ज नहीं करते हैं? हाँ, तो मतलब आप जो भी म्यूचुअल फंड हम लोग बेचते हैं उसमें हमको कमीशन मिलती है। ओके। ये कमीशन रहती है 60 पैसे से लेके 1 रुपए के आसपास तक। ओके। और क्या हुआ कि पहले काफी म्यूचुअल फंड में डिस्ट्रीब्यूशन में लोग पैसा बहुत चर्न करते थे, तो उस चर्निंग को रोकने की वजह से इन्होंने ट्रेल कमीशन रखा हुआ है। अच्छा। ट्रेल कमीशन का मतलब होता है कि अगर आपने 1 लाख रुपए मुझे निवेश किया और लेट्स से मुझे उसमें 800 रुपए कमीशन आने वाला है, तो ये 800 रुपए मुझे एक साथ नहीं मिलेगा, ये 12 महीने टुकड़ों में आएगा। ओके। 12 टुकड़ों में मुझे आएगा, इसका जैसा वैल्यू रहेगा। ओके। जैसे आपका 1 लाख रुपए है, वो गिर के 90,000 हो गया, तो मुझे 90,000 पे कमीशन आएगी। अगर आपका पैसा 1 लाख का 1,20,000 हो गया तो मुझे 1,20,000 पे कमीशन आएगी। तो इसको क्या बोलते हैं कि जैसा आपका अगर पैसा बढ़ेगा वैसे मेरी कमीशन बढ़ेगी। ठीक है, तो ये ऐसा है ही नहीं कि मैं आपको ऐसा गंदा फंड दे दूंगा कि जो कि कम हो जाए, आधा हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपका पैसा का नुकसान होगा, मेरे भी तो पैसे का नुकसान होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, मैं नहीं चाहता कि वो चाहता होगा कि उसका क्लाइंट का पैसा कम हो, सभी चाहते हैं कि उनका पैसा मल्टीप्लाई हो। बिल्कुल सही बात। आपका 1 लाख करोड़ रुपए बन जाए ताकि मुझे भी करोड़ रुपए के हिसाब से पैसे मिले। राइट। राइट। अब एक सैंपल लेने के लिए, हाँ जैसे अब मेरी करंट सिचुएशन है, हाँ। मैं एक एज अ पॉडकास्टर काम कर रहा हूँ, ओके। एस्ट्रोलॉजर काम कर रहा हूँ, उसके अलावा काउंसलिंग करता हूँ। तो अब इस सिचुएशन में
मैं अगर कुछ समझ लीजिए अराउंड 25-50 अगर कमा रहा हूँ, हम्म, तो इस सिचुएशन में क्या मेरी इन्वेस्टमेंट या रिस्क एपेटाइट होनी चाहिए कि अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे रिटायर होना है बाय द एज ऑफ 40 या 45। ओके। अभी आपका एज कितना है? 26। 26। तो देखिए क्या होता है, जैसे भी अपन एक दिन किसी दिन बैठेंगे, हाँ आज आप 26 साल के हो, हाँ अभी तक अभी करंटली आपकी कोई लाइबिलिटी है क्या? हाँ क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हाँ आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट है या हाँ नहीं है? हाँ। ठीक है, ये बेसिक आपका होमवर्क करना पड़ेगा। फिर है कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है। ठीक है, ओके आने वाले टाइम पे लेट्स से आप शादी करेंगे, ओके खर्चा कौन उठाने वाला है? पेरेंट्स उठाएंगे कि आप उसमें कुछ योगदान देने वाले हैं? ठीक है, ओके। चलो शादी हो गई, उसके बाद आप शादी करके कहीं घूमने जाएंगे, हनीमून पे जाएंगे, हाँ तो वो एक कॉस्ट है, हम्म 2.5-3 लाख रुपए लगेंगे। कितना पीरियड है उसको? हाँ तो ये सब शॉर्ट टर्म में डालेंगे, आप इसको इक्विटी फंड में कभी नहीं डालेंगे। हाँ ठीक है, तो आप इसको आरडी या लिक्विड फंड या डेट फंड जैसे प्रोडक्ट में डालेंगे। ओके ठीक है, तो क्या है कि फिर आप बोलोगे कि हाँ शादी हो गई, हनीमून हो गया, अब आगे का क्या प्लान है? मतलब इस तरीके से आपका एक लाइफ का हम लोग रफली प्लान बनाएंगे, और हर एक प्लान की कॉस्ट होती जाएगी। तो मतलब हर किसी के लिए प्लान यूनिक होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। फिर उसके अलावा आप बोल सकते हैं कि हर किसी के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी अलग होगी। हाँ, और उसका रिस्क एपेटाइट भी अलग होगा। जैसे आप बोलोगे कि मैं, कई लोग रहते हैं जिनको अपना पैसा नेगेटिव में नहीं देख सकते। हाँ ठीक है, तो जब वो नेगेटिव में नहीं देख सकते तो उसके लिए इक्विटी इक्विटी बना ही नहीं है, ओके क्योंकि इक्विटी रहेगा तो ऊपर नीचे होगा। हम्म ठीक है, लेकिन आज का जो जमाना है ना, देखिए पहली बात तो हमारे देश में कोई सोशल सिक्योरिटी नाम की ऐसी कोई चीज नहीं है। ओके ठीक है, जो भी करना है वो आपको और मेरे को ही करना है अपने लिए। राइट ठीक है, तो ये है कि आज इन्वेस्टमेंट करना हम्म आपके पास चॉइस नहीं है, इट हैज बिकम अ कंपल्जन, मजबूरी है। ओके ठीक है, देखिए मैं आज से लेके 60 साल तक दुनिया भर के लोन ले लेता हूँ, घर के लिए होम लोन ले लेता हूँ, कार के लिए कार लोन ले लेता हूँ, बच्चे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन ले लेता हूँ। ठीक है, लेकिन बुढ़ापे के लिए कौन सा लोन अवेलेबल है? कोई भी नहीं। आप मैंने देखा है वो 60 हो जाते हैं तो लोन मिलना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। देखिए लोन फिर भी है, आप बोलोगे घर ले रहे हैं तो शायद लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिल जाएगा, हाँ लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देखिए आज ये है कि मैंने कमाया 60 साल तक, अब मेरी कमाई हो गई बंद, हाँ अब मुझे खर्चे के लिए हाँ कहाँ से पैसे आने वाले हैं? या मुझे मेरे परिवार पे आश्रित रहना पड़ेगा, बच्चों को कि यार मैंने उनको पढ़ाया लिखा है वो मुझे संभाले, या फिर मैंने प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट किया है, मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे पालेगा। बराबर ठीक है, तो ये आपकी मजबूरी बन चुका है। हम लोग संयुक्त परिवार में आते जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं। हम्म ठीक है, तो आज इन्वेस्टमेंट आपकी चॉइस नहीं है, ये आपकी मजबूरी है। जितना जल्दी कोई आदमी समझ ले उतना ज्यादा बेहतर उसके लिए रहेगा। अच्छा तो अब सब सोचते हैं कि मैं अभी 25 का हूँ, मैं 26 का हूँ, मैं 18 साल का हूँ, मैं 40 साल का हूँ, थोड़े दिन बाद इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूंगा, थोड़े दिन बाद देखूंगा, अभी तो 60 साल को टाइम है। आपके हिसाब से मैं कौन सा राइट टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए? देखिए राइट टाइम वही है जिस समय से आप कमाने लग जाते हैं, ओके जब आपके पास 2 पैसे आने लगते हैं। हाँ मनी मैनेजमेंट आपका तभी से शुरू हो जाता है। ओके देखिए कल तक तो पैसे आपके पास नहीं आ रहे थे, अब वो पैसे आने लगे। ठीक है, जब पैसे आते हैं तब आपकी इच्छाएं जरूरतें जाग जाती हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी उस जरूरतों का एक हिस्सा है। ओके और देखिए क्या होता है कि अभी मैं आपको एक बताऊंगा कि एक स्टूडेंट के लिए 1 साल होता है पढ़ने के लिए। कुछ स्टूडेंट रहते हैं जो पूरे 365 दिन पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट रहते हैं एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ते हैं, कुछ 1 महीने पहले पढ़ते हैं। इन सबके रिजल्ट्स आपको अलग अलग दिखेंगे। राइट सबसे अच्छा रिजल्ट किसका होगा? जो साल भर पहले से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो उसी तरीके से जब आप इन्वेस्टमेंट, जब से आप कमा रहे हो प्रॉपरली, आप पे भार नहीं पड़ता है। ओके थोड़ा थोड़े में आपका काम हो जाता है, क्योंकि आपका समय लंबा हो जाता है। ओके और जो हम देखते हैं ना आखिरी के 10 दिन में पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढते रह जाते हैं। सही बात है। तो मतलब आपके पास अगर मैं इन्वेस्टमेंट के लिए आता हूँ, तब चाहे वो रिटायरमेंट प्लानिंग हो, टैक्स प्लानिंग हो, एजुकेशन प्लानिंग हो, स्टेट प्लानिंग है आज की तारीख में। हाँ सब में आप हेल्प कर सकते देखिए स्टेट प्लानिंग में अभी क्या है कि बहुत एक अछूता रहता जा रहा है।
क्या होता है कि हमारे बुजुर्गों को पता नहीं, जब विल की बात करते हैं तो क्यों एक डर सा लगता है। हाँ हाँ उनको ऐसा लगता है कि मेरे बाद ये इन्हीं का तो है, हम्म बट इन्हीं में अगर आपके 2 बच्चे हैं, वाइफ है, ठीक है, तो कहीं चीजें डिस्प्यूट ना हो जाए। मैंने हो सकता है एक चीज किसी एक के लिए रख के रखी है और मैं बिना लिखे पढ़े अगर चला गया तो शायद दोनों लड़ रहे होते और किसके हिस्से में जाएगा पता नहीं रहता है। सही बात। तो आज की तारीख में स्टेट प्लानिंग बहुत जरूरी है ओके कि हम लोग पैसा जोड़ रहे हैं, बचा रहे हैं, और वो बचाने के बाद बराबर उन लोगों के हाथ में जाए जिनके लिए ये चीजें मैं कर रहा हूँ। ओके। तो अब ये तो हो गया, पर आप एक जनरल एडवाइस बोले इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, तो आप एक टीनेजर को क्या देना चाहेंगे? देखिए, टीनेजर को ये है कि आज के टीनेजर को ही है ना, पैसे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्हीं के लिए लाइफ, देखिए हमारी जो पुरानी जनरेशन है, कई लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम उतनी, मतलब कोई आदमी अगर 1-1.5 लाख रुपए महीना भी कमा रहा है पुराने या रिटायर्ड में, उसको पेंशन आ रही है, तब भी उसमें खर्च करने का एपेटाइट नहीं है। वो आज भी 5,000 रुपए की शर्ट नहीं पहनने वाला या 5,000 के शूज नहीं लेने वाला। लेकिन हमारे जो टीनेजर हैं, इन सबको जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, आज मेरी बेटी भी 18 ईयर्स की है, आज मैं उससे या उसके दोस्त से पूछता हूँ कि आपके गोल क्या है लाइफ में, तो उनका एक ही कॉमन स्टेटमेंट सुनने को मिलता है कि हमको अपने आप को इतना बड़ा बनाना है या इतने पैसे कमाने हैं कि किसी चीज को खरीदने से पहले टैग ना देखा जाए। अच्छा, ठीक है, अब ये बात अच्छी है, हाँ सोच रहे हैं, लेकिन क्या है कि आपको उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी, ओके, क्योंकि जब तक आप उतनी मेहनत नहीं करोगे आप उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाओगे। सही बात है। तो इनको एक तो इजी मनी बहुत लगता है, और इनके जो एक्सपेंसेस हैं दे आर वेरी मच डिपेंडेंट, मतलब सब कुछ उनको बहुत अच्छा लेटेस्ट आईफोन चाहिए। आप देखते हैं आज इतने नागपुर में कैफे हाउस खुल रहे हैं, आप देखिए सिर्फ टीनेजर के अलावा मुझे तो नहीं दिखता कि कोई 45-50 आदमी साल का आदमी जा रहा है और वहां 500 रुपए की कॉफी पी रहा है। सही बात है। ये लोग पी रहे हैं कॉफी, सही बात। और ये 500 रुपए कैसे कमा रहे हैं, ठीक है, तो वो है कहाँ से फंड हो रहे हैं, मतलब यही है कि आज उसका वर्थ क्या है। और अगर ये इस तरीके से चलेंगे, इसीलिए इन लोगों के लिए तो सेविंग करना बोले तो मतलब एकदम वो है, मतलब इनको अगर ये सेविंग नहीं करेंगे तो इनका गुजारा नहीं हो पाएगा। ओके, और एक अडल्ट के लिए आप क्या जनरल एडवाइस देंगे? देखिए, अडल्ट को ये है कि नो डाउट कमाना शुरू किया है, लाइफ जीना एंजॉय करना है, बट अगर आप उसको प्रॉपर प्लानिंग से करेंगे हाँ तो आपके लिए लाइफ बहुत आसान होती चली जाएगी। देखो, हमारे बड़े बुजुर्ग जैसे थे कि राजा महाराजा का भी बच्चा होता था तो उसको भी आश्रम में भेजा जाता था, उसके वहां के कंफर्ट से उसको दूर भेजा जाता था। तो ये उपास आज की चीज नहीं है। नो डाउट आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, एक आदमी क्या करता है, अच्छा पैसा कमा रहा है, यार मैं इतना कमा रहा हूं तो मुझे कार होनी चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, उसके पूरे ईएमआई लगा देता है, और फिर बस वो जो उसने खर्चे लगा दिए उसी को पूरे करने में वो अपनी जिंदगी निकाल देता है। राइट। लेकिन एक व्यक्ति है कि भाई ठीक है, आज मैं कमाना शुरू किया, मैं कुछ दिन उपास करता हूँ, पैसों को प्रॉपर जोड़ता हूँ, क्योंकि देखिए आज की तारीख में पैसिव इनकम बहुत जरूरी है। राइट। आप एक्टिवली काम कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा पैसिवली भी होना चाहिए कि हो सकता है 3 महीने के लिए बेड रिटर्न हो गए, कुछ कारणवश आप काम नहीं कर पा रहे, लेकिन खर्चे तो हमारे चलते रहेंगे ना। सही बात। तो वो खर्चे पूरे कैसे होंगे अगर आपके पास कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई पैसे कहीं आपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है जहां से आपको पैसे आने की उम्मीदें हैं। राइट। तो ये लोग इतना बड़ा रिस्क लेके जो चलते हैं, ठीक है ना, आज इंश्योरेंस को कई बार लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है, उनको लगता है हम स्वस्थ हैं, अभी हमें क्या जरूरत है। जब आप अस्वस्थ हो जाएंगे तब आपको कोई इंश्योरेंस भी नहीं देने वाला। सही बात। कई लोगों के फोन आते हैं हमारे पास कि सर हार्ट स्ट्रोक आ गया है, किसी को कैंसर डिटेक्ट हो गया है, कोई इंश्योरेंस प्लान बताइए जो कवर कर सके। ठीक है, अभी रिसेंटली फोन आया, बोले मेरे पापा की नी सर्जरी करानी है, 4-5 लाख रुपए लग रहे हैं, तो कोई प्लान है क्या।
अरे जब आप हेल्दी थे तब वो प्लान क्यों नहीं लिया? कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अभी आपको प्लान नहीं देने वाली, ठीक है? ओके। तो आपको सही समय पे इन चीजों को लेना पड़ेगा। जनरल एडवाइस फॉर पेरेंट्स। देखिए, पेरेंट्स में आपको बताता हूँ कि हम इंडिया में, भारत में रहते हो, बहुत इमोशनल पेरेंट्स रहते हैं। मैं जैसे कई फादर लोगों से बात करता हूँ जो 50-52 साल के रहते हैं, तो हाँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि सर आप क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? तो उनकी पहली बात रहती है कि बच्चे की पढ़ाई, जो कि अच्छी बात है, शादी। मैंने कहा सर शादी के बारे में छोड़ दीजिए, आपका बुढ़ापे के बारे में क्या प्लान है? हाँ हाँ। ठीक है, वो बेचारे मतलब अपने बच्चों की शादी ब्याह में इतने व्यस्त रहते हैं। अभी एक रिसेंटली मिला, वो बोले मुझे मेरे बच्चे के लिए प्लॉट लेना है। ओ, मैंने कहा सर ले लेंगे, कोई बात नहीं, पहले आप ये बताइए आपके बुढ़ापे का क्या प्लान है? आप 53 साल के हो गए, 58 में आप रिटायर्ड हो जाएंगे और हाँ। आपको पेंशन नहीं है। अगले 5 साल बाद आपके पास, आपके बुढ़ापे में जीने के लिए आपके पास पैसा कहां से आने वाला है? हम्म, वो उसके 22 साल के बच्चे के लिए उसका घर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो सर बी प्रैक्टिकल, क्योंकि वो बच्चे, पता नहीं आप, मतलब आई डोंट नो, लेकिन कलयुग चल रहा है। डेफिनेटली, बट आपको अगर आप अपनी हेल्प नहीं करेंगे हाँ, तो वो भी पता नहीं आपकी हेल्प करेंगे कि सही बात है। और जनरल एडवाइस फॉर एल्डरली, एल्डरली, जो बुजुर्ग एजेड है। एजेड है। तो सबसे पहले तो है उन्होंने अपना स्टेट प्लानिंग होना चाहिए, हाँ। अपनी विल होनी चाहिए उनकी प्रॉपर, हम्म, ठीक है? और क्या होता है कि अपने, कई लोग रहते हैं उनको अपने असेट्स नहीं पता। हम्म, कई लोग हैं उनको अपने इंश्योरेंस का सम अश्योर्ड नहीं पता, हम्म, ठीक है? तो वो प्रॉपर, जैसे अगर मिस्टर है तो उसको अपनी वाइफ को सब कुछ बताना चाहिए कि अपने पास हेल्थ इंश्योरेंस है, मेरे पास इतना लाइफ इंश्योरेंस है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं ना सर कोई डिटेल चाहिए तो ठीक है ढूंढ के बताता हूँ। अरे बॉस, आप ढूंढ रहे हो और कल को आप खुदा ना खास्ता निकल गए तो आपके पीछे वालों को ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लेस, क्या आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक्सेल में रखिए या कहीं है। यहीं पे आता है ना फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं आपको बताऊंगा, हम लोग जब भी किसी हमारे कोई क्लाइंट गुजर जाते हैं, हाँ तो जब हम वहाँ फ्यूनरल में पहुंचते हैं हाँ। तो रिश्तेदार कौन आ रहा है क्या आ रहा है पता नहीं, लेकिन उसका फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर जाता है। ठीक है, वो इसलिए भी जाता है कि देखिए एक तो एक साथ एसोसिएट होता है, गया उसका दुख है, प्लस उसके परिवारजनों को कि भाई आगे कैसे क्या लाइन अप करना है चीजें, किस तरीके से उनका क्या था इन्वेस्टमेंट, वो उनको कि भाई क्या इन्वेस्टमेंट मेरे पास है, ताकि मैं उसको प्रॉपरली बता सकूं कौन बेनिफिशियरी है, ताकि उनकी आगे की जो चिंताएं हैं वो कुछ हद तक मैं उस पर कम कर सकूं। और ये बहुत जनरली देखा गया है, एक मार्केट क्रैश होता है अगर, हाँ, जैसे 2008 क्राइसिस है, अभी भी मार्केट क्रैश हुआ है। बिल्कुल। तो इसमें, इस सिचुएशन में आप लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना देखिए चाहेंगे? सबसे बस वही बात है कि आप अपने गोल को ध्यान रखिए। अच्छा। क्या होता है कि ये मार्केट गिरना पड़ना ये टेम्पररी फेज है। आज हम इतनी बातें कर रहे हैं, मैं तो लोगों को कहता हूं कि आज की जितनी भी न्यूज, जो भी नेगेटिव न्यूज आ रही है, आप इसको काट के एक फाइल में रख लीजिए। अपन 3 साल बाद मिलेंगे, इन न्यूज का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ठीक है? और आप उसको देख के, आपका भविष्य तो 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद आने वाला है, हाँ उसको देख के आज क्यों खराब कर रहे हैं? हाँ, ठीक है, तो ये मोमेंट्री है। सही बात। तो आप अगर अपने गोल से स्टिक है, यार मेरे को 10 साल बाद रिटायर्ड होना है, मुझे 10 साल बाद पैसे लगने वाले हैं, आज मार्केट गिरा है तो मुझे उससे क्या लेना देना है? सही बात है। ठीक है, और मेरी अगर एसआईपी चल रही है तो मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि इस गिरे हुए बाजार में मेरी एसआईपी मेरे लिए गिरे हुए रेट में माल खरीद के ला रही है। सही बात है। और सर, ये आपने एक्सप्लेन किया कि कैसे क्या फाइनेंशियल प्लानिंग में करियर बन सकता है। हाँ सीएफपी लगेगा। हाँ पर आपने कुछ एमए इकोनॉमिक्स वगैरह भी पढ़ा है मेरे हाँ ख्याल हाँ से। हाँ। तो आपने अपना करियर बिल्ड कैसे किया सर, मतलब क्या? देखिए सर, मैंने म्यूचुअल फंड की जर्नी 2010 से शुरू करी। हाँ। जब हम लोग मैंने डोर टू डोर मार्केटिंग करी। अच्छा अच्छा। क्योंकि देखिए आज तो म्यूचुअल फंड को कोई
ऐड की जरूरत नहीं है, वो इतना पॉपुलर प्रोडक्ट हो चुका है। अच्छा। जब मैं 2010 में म्यूचुअल फंड लोगों को बेचने जाता था, हाँ हाँ। तो लोग पॉन्जी स्कीम से कंपेयर करते थे। ओके। बहुत सारी श्री सूर्या की स्कीम, धनतोली में कोई एक ऑफिस था, कोई मतलब वहां पे अलग अलग तरीके की स्कीम्स चलते थे, तो लोगों को ये नहीं पता था और वो सब चले गए। म्यूचुअल फंड आज भी टिका है, क्यों? क्योंकि वेल रेगुलेटेड है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साथ में है, सेबी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, पूरा वेल रेगुलेटेड है। और पता है ये जितने भी ये सेबी वगैरह जो भी काम कर रहे हैं ना, ये हमारे लिए नहीं, आपके लिए काम कर रहे हैं। राइट। ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां हैं या जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, ये इनको खड़ा रखती है ताकि वो एक 500 रुपए वाला जो इन्वेस्टर है जिसने इन्वेस्ट किया है वो सुकून से सो सके। तो ये बहुत वेल रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। और जब आप सुनते होंगे म्यूचुअल फंड एक नया स्कैम है, ये है वो है, मतलब इस तरीके की, जब ये सिर्फ क्या होता है, लाइमलाइट में आने के लिए इस तरीके का डाला जाता है। अगर आप डिटेल में वो सुनेंगे तो तारीफ ही कर रहा होता है, बस वो स्कैम इसलिए ताकि आप उसका वीडियो जाके देखिए सुने, इसलिए वो हेडलाइन ऐसी डाल रहा है। हाँ, ऐसी फोटो डाल दे। हाँ, कि म्यूचुअल फंड एक नया स्कैम है, अभी नया स्कैम म्यूचुअल फंड में आने वाला है। इतना वेल रेगुलेटेड है, ठीक है। सेबी दिन रात काम कर रही है, कॉस्ट एफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रही है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्होंने जो कॉस्ट कटिंग की है सन 2006-7 में, एक म्यूचुअल फंड स्कीम में 4 से 6% का कमीशन हुआ करता था। इन्होंने एंट्री लोड बंद किया, ठीक है। काफी चीजें इन्होंने मतलब ये करते आ रहे हैं सो दैट ये इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोडक्ट बन सके। ओके, तो अब अपन सेशन एंड की ओर चलते हैं थोड़ा। बिल्कुल। मैं अपने जो भी गेस्ट आते हैं उनसे ये क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ। आपके हिसाब से एजुकेशन और एक्सपीरियंस क्यों इम्पोर्टेंट है इन जनरल? सर देखो, आज की तारीख में एजुकेशन, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि जो आप स्कूल से ले रहे हो वो एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। पढ़ना इसलिए ज्यादा जरूरी है, मैं देखता हूँ क्योंकि आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, लोगों की जरूरतों के बारे में पढ़ते हैं, और तभी हम उनको सोल्यूशन दे पाते हैं। आज कोई भी आदमी पढ़ना नहीं चाहता है, वो सुन लेगा, देख लेगा, लेकिन पढ़ना नहीं है। हमारे बच्चों को देखो आप, हे गूगल, बस उनका ये है, वो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो मैं आज 44 की उम्र में हूँ, लेकिन मुझे लगता है पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ने से ही आपको बहुत सारे रास्ते दिखाई देते हैं, ठीक है। और जब आप पढ़ते हैं, रास्तों पे एक्सप्लोर करते हैं, तो आपके एक्सपीरियंस बनते जाते हैं। आज मैं 15 साल से खुद का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, और विद गॉड ग्रेस मेरा ठीक ठाक आज पोर्टफोलियो बन गया। वो चाहे मैं कितनी भी अच्छी जॉब में होता तो मैं पोर्टफोलियो नहीं बना पाता, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस और लोगों की मदद करते करते मैंने अपना म्यूचुअल फंड में बनाया। तो सर, अब लास्ट क्वेश्चन आपसे, अगर किसी को कनेक्ट करना है आपसे, तो कहाँ कनेक्ट कर सकता है? थोड़ी आपकी फर्म की जानकारी दे दीजिए। अमेरिका इन्वेस्टमेंट मेरी फर्म का नाम है। ओके। घाट रोड कॉटन मार्केट स्क्वायर के पास रजत प्लाजा बिल्डिंग है, उसमें मेरा ऑफिस है। ओके। मेरा नंबर तो आपके पास है, जो आप अपने व्यूअर्स को शेयर कर सकते हो। बिल्कुल, ठीक है। और अपॉइंटमेंट लेके है, या वो मेरे ऑफिस आ सकते हैं, या मुझे टाइम देंगे तो मैं उनके साथ उनके घर जाके उनसे मिल सकता हूँ। ठीक है ना सर, आपसे डिस्कस करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत, मुझे उम्मीद है कि व्यूअर्स को भी पसंद आएगा। बिल्कुल। और अगर आपको व्यूअर्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो या कुछ समझना हो तो सर आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे, तो आप प्लीज इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।